गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, सुप्रभात। केएमएमपी ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपका स्वागत है। क्लास 12th के अंदर अपने पास जो चैप्टर चल रहा था पॉलीमर्स, अपन लोग पढ़ रहे थे। पॉलीमर्स के अंदर अपना क्लासिफिकेशन वगैरह है, इसके अलावा बहुलकों का जो आणविक द्रव्यमान वगैरह है वो अपन ने याद कर लिया था। अब बहुलक के अंदर अपने पास आज का जो विषय है, आज का जो अपने पास टॉपिक है जिसके बारे में अपन बात करेंगे, वो बात करेंगे अपन लोग सह बहुलीकरण। इसके बारे में बात करेंगे सह बहुलीकरण, या आपके जिससे अपन लोग क्या है विषम बहुलीकरण भी कह सकते हैं। सह बहुलीकरण या क्या कहलाता है भैया, आपके विषम बहुलीकरण भी अपन लोग कह सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको जब बहुलकों का वर्गीकरण पढ़ाया था उस समय आपके बताया था एकलक इकाइयों के आधार पर बहुलक जो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सह बहुलक और एक होता है सम बहुलक। याद रखना दोनों शब्दों में फर्क है, एक तो होता है सह और एक कौन सा होता है सम बहुलक आपके होता है। ठीक है भाई। अब जैसा कि थोड़ा कंपैरिजन बता देता हूँ। देखो, सम का मतलब होता है समान, इसमें जो एकलक इकाइयां मिलती है वो सब कैसी इकाइयां होती है, समान। और सह के अंदर सामान्यतः जो एकलक इकाइयां मिलती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो सह बहुलीकरण कहते हैं किसे कि जब दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार की एकलक इकाइयां मिलकर बहुलक का निर्माण करती है तो उसे अपन लोग क्या कहते हैं, सह बहुलीकरण कहते हैं। जब दो या दो से अधिक एकलक इकाइयां मिलकर बहुलक का निर्माण करती है तो उसे क्या कहते हैं, अपन सह बहुलक कहते हैं। ठीक है। जब दो या दो से अधिक एकलक इकाइयां मिलकर बहुलक का निर्माण करती है तो उस बहुलक को अपन क्या कहते हैं, सह बहुलक कहते हैं। वो बहुलक क्या कहलाता है, सह बहुलक आपके कहलाता है। ठीक है भाई। जब दो या दो से अधिक एकलक इकाइयां मिलकर बहुलक का निर्माण करती है तो वह बहुलक क्या कहलाता है, सह बहुलक कहलाता है। और बहुलक बनने की जो क्रियाविधि है ना, उसे क्या कहते हैं, बहुलीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सह बहुलीकरण अपन लोग कहते हैं। बहुलक बनने की क्रियाविधि क्या कहलाती है, सह बहुलीकरण कहलाती है। तो वापस इसकी डेफिनेशन आप समझिए, क्या कहा मैंने, सह या विषम बहुलीकरण क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक एकलक इकाइयां मिलकर परस्पर जुड़कर बहुलक बनाती है तो उसे अपन सह बहुलक कहते हैं। और बहुलक बनने की क्रियाविधि क्या कहलाती है, आपकी सह बहुलीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, सह बहुलीकरण आपके कहलाती है। ठीक है। ये तो होती है इसकी डेफिनेशन। अब जैसे मान लीजिए अपन बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, अगर बात करें सह बहुलीकरण की, तो देखिए सह बहुलीकरण के अंदर जो एग्जाम्पल है आप योगज बहुलक के भी दे सकते हैं और किसके, आपके संगणन बहुलक के भी इसमें एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। तो मैं आपको दोनों एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है भाई। तो जैसा कि सह बहुलीकरण के अंदर आपको जो एग्जाम्पल मैंने बताए थे, जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ इसमें ब्यूना एस का, कौन सा है, वैसे तो मैं ये एग्जाम्पल आपको बता चुका हूँ लेकिन फिर रिपीट कर देता हूँ। कौन सा बता रहा हूँ, आपके ब्यूना एस आपके बता रहा हूँ। अब ब्यूना एस जो रबड़ बनता है किसके बहुलीकरण से आपके बनता है, तो दो इकाइयां इसमें काम आती है। अपन सब जानते हैं, एक तो स्टाइरिन, कौन सी काम आती है, स्टाइरिन, और प्लस कौन सी आती है आपके 1,3-ब्यूटाडाइन, कौन सी काम आती है आपके 1,3 आपके 1,3-ब्यूटाडाइन आपके काम में आती है। ठीक है भाई। 1,3 कौन सी है, ब्यूटाडाइन आपके काम आती है। स्टाइरिन और 1,3-ब्यूटाडाइन काम में आती है। बेटे आपको देखो एक छोटी सी जानकारी देता हूँ। अभी 2 दिन पहले आपके विशाखापट्टनम के अंदर एक घटना हुई थी। एक प्लास्टिक की फैक्ट्री के अंदर एक गैस लीक हो गई थी जिसकी वजह से रात में सोते समय काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी, शायद 11-12 लोगों की डेथ हो गई थी। उस फैक्ट्री के अंदर, वो बहुलक बनाने की फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री के अंदर जो गैस लीक हुई, अभी जो प्रारंभिक जांच में बता रहे हैं वो गैस कौन सी, स्टाइरिन लीक हुई थी। स्टाइरिन गैस लीक होने की वजह से आपके क्या है इस प्रकार की घटना हो गई थी। ठीक है। और जानकारी बताऊं, देखो अपन केमिस्ट्री से जुड़े हैं, पता है आपको लगभग 1978 और 80 के आसपास एक भोपाल गैस कांड हुआ था।
उसके अंतर्गत भी एक इसी तरह की घटना हुई थी, लेकिन उस समय जो गैस लीक हुई थी वो थी मेथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, जो आपको नेम रिएक्शनों के अंदर पढ़ी थी। तो ये फिर इस तरह की घटनाएं हैं। तो ये बहुलक बनाने के लिए जो गैस है काम में लेते हैं भाई, ये बहुत खतरनाक गैसें होती है, इसलिए बहुत सावधानी से इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है भाई। तो स्टाइरिन और 1,3-ब्यूटाडाइन के बहुलीकरण से क्या बनता है, ब्यूनाएस SBr रबड़ बनता है। जैसे अब स्टाइरिन, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टाइरिन का फॉर्मूला, स्टाइरिन आपके CH2 डबल बॉन्ड आपका CH, ठीक है। अब इस कार्बन से क्या जुड़ा रहता है भाई, C6H5 फेनिल ग्रुप इससे आपके जुड़ा रहता है, ठीक है। ये तो था स्टाइरिन, और साथ में क्या था भी आपके 1,3-ब्यूटाडाइन, क्या था भी आपके 1,3-ब्यूटाडाइन। क्या होता है 1,3-ब्यूटाडाइन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड आपका CH और डबल बॉन्ड क्या है CH2 आपके होता है, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड क्या है आपके CH2 होता है। तो ये क्या है आपके स्टाइरिन होता है। मैं फॉर्मूला वापस लिख देता हूं आपके, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड क्या होता है CH2। तो इनका जब बहुलीकरण होता है ना भाई साहब, स्टाइरिन और 1,3-ब्यूटाडाइन का बहुलीकरण होता है तो कौन सा रबड़ बनता है, ब्यूनाएस रबड़ बनता है, जो एक प्रकार का क्या है संश्लेषित रबड़ आपके होता है। तो कैसा है संश्लेषित रबड़। बहुलीकरण का तरीका अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था किस तरह से बहुलीकरण करना है भाई, दोनों इकाइयों को क्या करना है एक साथ लिखना। जैसे ये आपके CH2, ठीक है, कर दिया। तो इस तरह से स्टाइरिन और 1,3-ब्यूटाडाइन का बहुलीकरण अपन लोग करेंगे। तो इसका बहुलीकरण जो होता है अपन सब जानते हैं, दोनों इकाइयों को एक साथ अपन जोड़ देते हैं। जैसे ये आपके CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये आपके C6H5, उसके बाद में आगे इकाई क्या है भाई ये CH2, एक बार सबको सिंगल बॉन्ड में लिखना, CH सिंगल बॉन्ड CH और ये CH2 पोस्ट क्या जाएगा N। अब अपने को क्या करना है, कार्बन को संतुलित करने के लिए अपने को डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर अपन डबल बॉन्ड लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका ब्यूनाएस बन जाता है, ठीक है भाई। तो ये जो पहला एग्जांपल बताया ना आपके, वो स्टाइरिन और ब्यूटाडाइन रबड़ का निर्माण आपका योगात्मक बहुलीकरण से। कौन से बहुलीकरण से, योगात्मक, यानी दोनों इकाइयां क्या हो गई वे एक साथ आपकी क्या होती है जुड़ जाती है, ठीक है। इसी तरह से देखिए एक एग्जाम्पल और दे रखा आपको, नाइलॉन 66 का निर्माण। नाइलॉन 66 का निर्माण किससे होता है, सबहुलीकरण द्वारा होता है। अब इसमें दो इकाइयां कौन कौन सी है, एक तो है ADP कमल और दूसरी कौन सी है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन अपने होती है, ठीक है। ये भी एग्जांपल आपको वापस बता देता हूं, ठीक है ना। तो ADP कमल और कौन सी है आपके हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से इसका निर्माण आपके होता है। तो एग्जांपल इसका जो सेकंड है आपके, एग्जाम्पल सेकंड जो बता रहा हूं आपके वो कौन सा है, नाइलॉन 66। कौन सा है भाई, नाइलॉन 66 इसका एग्जाम्पल आपके होता है। तो दो इकाइयां कौन कौन सी है, एक तो है आपकी हेक्सामेथिलीन, कौन सी है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, कौन सी है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, और प्लस कौन सी काम में लेते हैं अपन लोग, ADP कमल। कौन सी काम में लेते हैं आपके, ADP कमल काम में ली जाती है, ठीक है ना भाई। ADP कमल अपन काम में लेते हैं, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, और दूसरी इकाई कौन सी है ADP कमल। अब इसका जब आप लोग संघनन बहुलीकरण करोगे ना, अपन सब जानते हैं इसमें से जल के अणु का क्या होता है निष्कासन आपके हो जाता है। इसके 2 मॉलिक्यूल वाटर के निकल जाते हैं और क्या बन जाता है भाई आपके नाइलॉन 66 बनता है, ठीक है। तो देखिए ये आपकी है बोर्ड पे आया हुआ है, ये ADP कमल रहा और ये कौन सा है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन है। ध्यान रखना ADP कमल के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है COH है, और आपके हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के अंदर कौन सा है एमीन समूह आपके होता है। तो इसका जब बहुलीकरण करते हैं, वैसे मैंने आपको पुरानी क्लासों के अंदर वर्गीकरण जब पढ़ाया था उस समय पूरा आपको इसका बनाने की विधि तथा आपके
पूरा इसकी जो मैकेनिज्म है वो पूरी नाइलॉन 66 की आपको बता रखी है। ठीक है भाई। अब एक चीज और है, इसको नाइलॉन 66 ही क्यों कहते हैं ये भी ध्यान रखना। इसकी जो दोनों इकाइयां है ना, देखो इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 है। एडीपी कमल में भी नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं आपके, 6 होते हैं। और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन में भी नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 6 आपके होते हैं। इसीलिए क्या कहलाता है ये नाइलॉन 66 कहलाता है। इसके अलावा आपको बताऊं, देखिए इसकी एक और खासियत है। 2018 के पेपर में मैंने पहले भी बताया था कि एक चीज इसके अंदर आपके जो है, जो पेपर में पूछी गई थी वो ये थी कि जैसे नाइलॉन 66 में हेक्सामेथिलीन डाइएमीन है ना बेटे, इसके साथ जो प्रयुक्त एकलक इकाई है उसमें आपका क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो देखो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के साथ प्रयुक्त इकाई कौन सी है, एडीपी कमल है। और इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COOH होता है। कौन सा होता है, COOH। कार्बोक्सिलिक समूह क्या है भाई, इसके अंदर आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। तो दो एग्जांपल, एक तो ब्यूनाइस और दूसरा कौन सा हो जाता है, नाइलॉन 66 आपके हो जाता है। ठीक है, कौन सा हो जाता है आपके, नाइलॉन 66 आपके हो जाता है। इस तरह से बेटे सबहुलीकरण और विषम बहुलीकरण के कितने एग्जांपल, 2 एग्जांपल हो गए। एक तो हो गया ब्यूनाइस और दूसरा कौन सा हो जाता है, नाइलॉन 66। अब देखिए जो सबहुलक है ये कितने प्रकार के होते हैं, विषम बहुलक कितने प्रकार के होते हैं। तो ठीक है भाई, तो अब अपने पास जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सहबहुलक के प्रकार। इसकी बात कर रहे हैं, सहबहुलक के प्रकार की बात अपन लोग कर रहे हैं, टाइप ऑफ सहबहुलक। ठीक है भाई, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एकलक इकाइयों के जुड़ने के आधार पर ये जो सहबहुलक होते हैं 4 प्रकार के आपके होते हैं। सबसे पहला प्रकार इसका कौन सा है, सबसे पहला टाइप होता है इसका क्रम रहित सहबहुलक। पहला कौन सा होता है, क्रम रहित सहबहुलक। ठीक है भाई, ध्यान से समझे, पहला कौन सा है, क्रम रहित सहबहुलक आपके होता है। अब देखिए क्रम रहित सहबहुलक की यदि अपन लोग बात करें तो क्रम रहित सहबहुलक। ठीक है भाई, अब देखिए क्रम रहित सहबहुलक के अंदर क्या होता है कि इसमें जो एकलक इकाइयां होती है ना, वो क्या होती है, किसी निश्चित क्रम में नहीं जुड़ती। अगली बात सुनो, आपके एकलक इकाइयों का कोई निश्चित क्रम आपके नहीं होता। जैसे मान लीजिए ये एक इकाई बी है, ये फिर ए जुड़ गई, फिर मान लीजिए बी जुड़ गई, फिर मान लीजिए आपके ए जुड़ गई, फिर बी जुड़ गई, फिर ए जुड़ गई, यानी कोई क्रम नहीं होता। क्रम रहित इकाइयां आपस में क्या है, जुड़ जाती है। जैसे पहले 2 इकाइयां एक साथ जुड़ गई, फिर 1 जुड़ गई, फिर 2 जुड़ गई, फिर 1 जुड़ गई, 1 जुड़ गई। इस तरह से क्रम रहित सहबहुलक के अंदर एकलक इकाइयां क्या होती है, किसी निश्चित क्रम के अंदर आपके नहीं जुड़ती। ठीक है भाई, तो ये कहलाता है क्रम रहित सहबहुलक। इसी तरह से दूसरा जो टाइप अपने पास इसका मिलता है वो होता है एकांतरित सहबहुलक। कौन सा होता है, सेकंड टाइप कौन सा होता है, एकांतरित सहबहुलक आपके होता है। ठीक है भाई, कौन सा है, एकांतरित सहबहुलक होता है। ठीक है, अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है एकांतरित। एकांतरित का मतलब होता है इसमें जो एकलक इकाइयां होती है बिल्कुल एकांतरित क्रम में आपके जुड़ी रहती है। ठीक है ना, परस्पर क्या होती है, एकांतर क्रम में, यानी इस प्रकार के बहुलक के अंदर जो एकलक इकाइयां हैं वो क्या होती है, एकांतर क्रम में आपके जुड़ी रहती है। जैसे मान लीजिए ये आपकी एक इकाई ए है, इससे मान लीजिए ये दूसरी बी जुड़ गई, ये मान लीजिए आपके फिर ए जुड़ गई, ये फिर मान लीजिए बी जुड़ गई, ये ए, यानी एक निश्चित क्रम के अंदर ये एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती है। ठीक है ना भाई, तो ये क्या कहलाता है, एकांतरित सहबहुलक। फिर से सुनिए, पहला कौन सा बताया, क्रम रहित सहबहुलक, यानी इसमें एकलक इकाइयां किसी निश्चित क्रम में आपके नहीं जुड़ती। दूसरी कौन सी होती है, एकांतरित सहबहुलक होता है, इसमें एकलक इकाइयां क्या होती है, एक निश्चित क्रम के अंदर आपके जुड़ी रहती है। ठीक है भाई, ये कितने टाइप हो गए, 2 टाइप इसके आपके हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बताऊं इसका सहबहुलक का जो तीसरा प्रकार है वो कौन सा आपके होता है। सहबहुलक का जो तीसरा प्रकार है वो आपके कौन सा है, वो कहलाता है खंड सहबहुलक। क्या कहलाता है, खंड सहबहुलक।
तो इस तरह से अपने सहबहुलक के अंदर, इसके वर्गीकरण के अंदर क्रम रहित सहबहुलक और एकांतरित सहबहुलक आपके हो गया था। अब अपने पास जो इसका तीसरा प्रकार है वो कहलाता है खंड सहबहुलक। तीसरा टाइप जो है वो कौन सा कहलाता है आपके? खंड सहबहुलक कहलाता। ठीक है भाई, कौन सा है? खंड सहबहुलक होता है। अब खंड सहबहुलक नाम से पता चल जाता है कि इस प्रकार के बहुलक में एकलक इकाइयां क्या होती है? एक खंड में होती है और दूसरी एकलक इकाई उसके दूसरे खंड में, यानी समूहों के अंदर जुड़ी रहती है। जैसे मान लीजिए ये एकलक इकाई ए है, ये मान लीजिए ए है, ये ए है, फिर इससे मान लीजिए ये बी है, ये बी है, और ये आपके बी एकलक इकाई आपके जुड़ जाती है। खंड का मतलब होता है समूह के अंदर। तो एक प्रकार की एकलक इकाई एक समूह में, फिर दूसरे प्रकार की दूसरी एकलक इकाई दूसरे समूह के अंदर आपके रहती है। ये कहलाता है अपने खंड सहबहुलक। ठीक है बेटे। इसी तरह से आपके जो चौथा प्रकार आता है वो कौन सा है? कलम सहबहुलक। चौथा टाइप कौन सा है अपने पास में? कलम सहबहुलक होता है। कलम सहबहुलक अपने होता है। तो कलम सहबहुलक, अब कलम सहबहुलक क्या है? देखो, कलम का मतलब क्या है अपन सभी जानते हैं कि इस प्रकार के बहुलक में क्या है, पहले एक प्रकार की एकलक इकाई की एक श्रृंखला बनेगी। जैसे ये ए, ये ए, ये ए, ए, ये ए, ठीक है, एक श्रृंखला एक प्रकार की एकलक इकाई की बन गई। अब दूसरी एकलक इकाई जो होती है ना, उससे शाखा के रूप में, किस रूप में जुड़ती है? शाखा के रूप में। जैसे ये बी, जैसे ये बी, ये बी, ठीक है ना। तो इस प्रकार के एकलक बहुलक के अंदर क्या है आपके? इस प्रकार के सहबहुलक के अंदर एक प्रकार की एकलक इकाई एक श्रृंखला बनाती है, दूसरी क्या होती है आपके? एकलक इकाई उसमें श्रृंखला के रूप में आपके जुड़ती है। जैसे अपन जानते हैं, बायोलॉजी वाले तो जानते होंगे ना, कलम लगाना किसे कहते हैं? जैसे एक पौधे का तना है, दूसरे पौधे का तना, उससे अपन ग्राफ्टिंग के रूप में जोड़ते हैं ना, उसी तरह से क्या कहलाता है? ये कलम सहबहुलक कहलाता है। इस तरह से ये आपके हो गया खंड सहबहुलक। खंड सहबहुलक में एकलक इकाई, एक प्रकार की एकलक इकाई का एक खंड, फिर दूसरी एकलक इकाई का दूसरा खंड आपके लगा होता है। ठीक है भाई। इसी तरह से चौथी कौन सी थी? कलम सहबहुलक था। ठीक है भाई। इस प्रकार के बहुलक के अंदर क्या थी? एक प्रकार की एकलक इकाई एक श्रृंखला और दूसरी एकलक इकाई उसकी दूसरी श्रृंखला के आप में रूप में जुड़ती है, तो ये कहलाती है कलम सहबहुलक। इस तरह से सहबहुलक कितने प्रकार का हो गया? 4 प्रकार का अपने पास हो जाता है। पहला कौन सा? क्रम रहित सहबहुलक, दूसरा एकांतरित सहबहुलक, तीसरा खंड सहबहुलक, और चौथा कौन सा हो जाता है? आपका कलम सहबहुलक हो जाता है। ठीक है भाई। उसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट बात अपन लोग करेंगे, वो नेक्स्ट बात जो अपने पास रहेगी वो रहेगी ये जो सहबहुलक है, इनके उपयोग क्या है? सहबहुलक के उपयोग आपके क्या है? तो उसकी बात अपन लोग करेंगे। ठीक है, सहबहुलक के उपयोग की बात अपन लोग करेंगे। तो देखिए, जानते इनके उपयोग तो कम ही पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं, अभी मैंने आपको बताया था नाइलॉन 66, कौन सा बताया था भाई? आपके नाइलॉन 66 बताया था। ठीक है, इस नाइलॉन 66 के अंदर हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडीपी अम्ल आपने काम में लिया था। ठीक है भाई। नाइलॉन 66 के अंदर हेक्सामेथिलीन और एडीपी अम्ल काम में लिया था भाई अपन ने। अब इसमें क्या करना है, आपको क्या मिला देना है? इसके अंदर अपन लोग यदि आपके टरथेलिक अम्ल मिला दिया जाए तो ये क्या होता है? मजबूत हो जाता है। क्या मिलाने से? टरथेलिक अम्ल मिलाने से ये क्या हो जाता है? भी आपके मजबूत हो जाता है। इसका गलनांक वगैरह क्या होता है? बढ़ जाता है। टरथेलिक अम्ल मिलाने से इसका गलनांक क्या होता है? भी आपके बढ़ जाता है। ठीक है भाई। इसी प्रकार से आपको बताऊं मैं कि अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका उपयोग, पहला उपयोग जो आपको बताया था वो बताया था कि भाई नाइलॉन 66 के अंदर, इसके अंदर नाइलॉन 66 के अंदर टेरिलीन टरथेलिक अम्ल अगर मिला दिया जाए तो इसका गलनांक वगैरह क्या होता है? बढ़ जाता है। दूसरा एग्जाम्पल जो है आपके उपयोग अगर अपन लिख सकते हैं, इनको ध्यान में रहे, आप इसे एक संश्लेषित रबड़ बना सकते हैं। संश्लेषित रबड़ के अंदर कौन सा रबड़ रहेगा अपने पास में? ब्यूना एस रबड़। कौन सा है आपके? ब्यूना एस रबड़ आपके बनाया जा सकता है। ठीक है भाई। कौन सा रबड़ बनाते हैं? ब्यूना
एस जो आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके अलावा और बताऊँ तीसरा उपयोग, इस सह बहुलीकरण के फलस्वरूप कौन सा बनाया जा सकता है, ब्यूना एन। कौन सा बनाया जा सकता है, ब्यूना एन। जानते हैं भी ब्यूना एन की इकाइयां कौन कौन सी होती है, ब्यूना एन की इकाइयां होती है आपके एक्रिलोनाइट्राइल और 1,3-ब्यूटाडाइन। इकाइयां जरूर याद रखना, नाइलॉन 66 की कौन सी, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एनडीपी का अम्ल। ब्यूना एस की कौन सी होती है, स्टाइरिन व 1,3-ब्यूटाडाइन। और ब्यूना एन की कौन सी होती है आपके एक्रिलोनाइट्राइल व आपका 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है भाई, इन इकाइयों के संघनन बहुलीकरण के फलस्वरूप आपका क्या बनता है, विभिन्न प्रकार के रबड़ बनता है। तो ये सह बहुलीकरण के क्या होते हैं, उपयोग आपके मिलते हैं। ठीक है भाई, इस तरह से आज की कालांश के अंदर अपन ने क्या लिया है, वापस से रिपीट कर देता हूँ, सह बहुलीकरण या विषम बहुलीकरण लिया है, उसके 2 एग्जाम्पल बताते हुए फिर उसके 4 प्रकार और फिर उसके उपयोग आपको बताएगा। ठीक है भाई, तो इनको अच्छी तरह से ध्यान से आप लोग पढ़े। अब अपन चैप्टर के अंतिम चरण में चल रहे हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बहुलक बताने के बावजूद फिर आपके क्या है, जैव निम्नीकृत बहुलक और कौन से अजैव निम्नीकृत बहुलक आपको बताए जाएंगे। ठीक है भाई, तो ध्यान से इन चीजों को पढ़ें। धन्यवाद।